जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ बहुत सारे दोस्त थे जो उड़ीसा से थे। तो उनसे बात करते करते कुछ तो मैं फॉलो कर लेता था, अभी जैसे जब आप लोग बात कर रहे थे कुछ मैं फॉलो कर लेता था। और अभी भी एमए और उसके बाद इस वक्त भी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भी उड़ीसा से ही हैं और वो हिंदुस्तान के बहुत जाने माने पत्रकार भी हैं। हमारे मित्र राजेश महापात्रा जी जो भुवनेश्वर से ही आते हैं। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे लगता नहीं कि स्वामी जी के इतने अच्छी भाषण के बाद मुझे कुछ बोलना भी चाहिए या कुछ कहना भी चाहिए। उनका जब मैं भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं कोई आध्यात्मिक यात्रा कर रहा हूँ, खुद अपने अंतर मन में उतरकर अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो मूलतः एक पत्रकार हूँ और पत्रकार का काम है चीज़ों को देखना। और चूंकि मेरी जो पत्रकारिता रही वो राजनीति में रही है, तो राजनीति क्या है, कैसे करवट लेती है, उसके बारे में बात करना मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन जब मैं वर्तमान को देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगा कि जो बात स्वामी जी ने कही है उसके आगे भी कुछ बातें हैं। हमारी पूरी जो हिंदू सोसाइटी है, जो पूरा भारतीय दर्शन है, वो एक तरीके से एक अंतर यात्रा है। लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं ये एक ऐसा युग है जिसमें सब कुछ, सारी यात्रा बाहर की यात्रा है। और अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई जैसे लगता है कि हमारी अपनी जो बुद्धि है, हमारा जो अपना विवेक है, हमारा जो अपनी बौद्धिक क्षमता है, धीरे धीरे वो भी अब कम होने लगी है। क्योंकि हम एक एआई के युग में रह रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटेलिजेंस के युग में रह रहे हैं। और जो मेरे हाथ में जो ये फोन है, दरअसल ये धीरे 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 हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रही जहां हमारे अंदर की जो मेमोरी है, हमारे अंदर की जो सोचने की क्षमता है, वह पूरी तरीके से दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई है। जब हमने अपनी पत्रकारिता का जीवन शुरू किया था तो हमें अगर कोई लेख लिखना होता था तो हम लाइब्रेरीज में जाते थे, हम कलेक्शन करते थे, फिर उसके नोट्स लेते थे, फिर उसको याद रखते थे। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अचानक गूगल पे जाते हैं और सारी चीजें हमारे हाथ में आ जाती हैं। एक जमाना था जब हमारे पास सैकड़ों टेलीफोन नंबर्स हमें याद रहते थे, अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर पत्नी का फोन नंबर अगर याद है तो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे नंबर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, फोन पे जाइए, कनेक्ट, और उसके बाद आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए। ये जो लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है हमारे बीच में, हम शायद इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये एक बड़ा, मैं इसको खतरे के तौर पर नहीं देखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को कुछ इन सब चीजों से निपटने के लिए भी एक रणनीति बनाने की जरूरत है। इसके अलावा पिछले 15-20 सालों के अंदर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी हमको कहां से कहां लेके चली गई है। अभी जब भी हम फोन पे होते हैं, अक्सर आप किसी भी ट्रेन में चले जाइए, कहीं भी किसी मीटिंग में चले जाइए, आप देखते हैं हर आदमी यूं लगा हुआ, क्या देख रहा पता नहीं, क्या कर रहा पता नहीं। लेकिन मैं तो कभी कभी जब मेट्रो में सवारी करता हूं, और मैंने ये न्यूयॉर्क में भी देखा क्योंकि मैं पिछले महीनों में न्यूयॉर्क में था, या फिर मैं दिल्ली के अंदर देखता हूं या बॉम्बे में देखता हूं, आप जैसे ही मेट्रो के अंदर घुसते हैं आप देखते हैं कि एवरीबडी इज लुकिंग लाइक दिस। कभी कभी तो ये होता है कि हम पति पत्नी एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर में बैठे हुए हैं और घंटों कोई वार्तालाप नहीं हो रही, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं पता नहीं। अगर उनसे पूछो कि आपने देखा क्या एक घंटे में, आपने अर्जित क्या किया, तो शायद आपको जवाब मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि क्या देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रील्स देख रहे हैं। ये जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमको एक तरीके से संवेदनहीन कर दिया है, अगर मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन उसने एक चीज और भी बहुत अच्छी की है। और यह बात मैंने अपने घर के अंदर इस बात को समझने की कोशिश की, क्योंकि हम लोगों के बीच में हमारे एक बच्ची है जो काम करती है, और वो आपके उड़ीसा से ही है। वो दिन में सैकड़ों किलोमीटर दूर है, दिन में 4 घंटे वो अपनी मां से, अपनी बहन से, अपने भाई से वो वीडियो चैट करती है। ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, एक तरफ हम देखते हैं कि एक इंटरकनेक्टेडनेस हम देख रहे हैं जहां लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से दूर महसूस नहीं कर रहे हैं, वहीं इसी फोन ने
पति पत्नी को भी एक दूसरे से बहुत दूर कर दी। ये जो बदलाव हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, मुझे लगता है इस संदर्भ में विकास को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। हमारे एक मित्र कहते हैं कि विकास दो तरीके के हो सकता है, एक जड़ विकास, एक जीवंत विकास। जड़ विकास का मतलब क्या है? जब मैं एयरपोर्ट से उतरा, मैं 3-4 साल बाद में भुवनेश्वर आया हूं, जब मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि यहां इमारतें बहुत अच्छी अच्छी हो गई हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, हाईवेज बहुत अच्छे हो गए, एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, सड़कों पे गाड़ियां खूब चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग यात्राएं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत जबरदस्त विकास भुवनेश्वर का हुआ पिछले कई सालों में। और ये विकास सिर्फ भुवनेश्वर का नहीं, अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, छोटे शहर में भी चले जाइए, तो वहां अब आपको हाईवेज का जाल दिखाई पड़ता है, सड़कें अच्छी दिखाई पड़ती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई पड़ती हैं, वहां चमकते हुए चमकीले बोर्ड दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन में पूछिए, क्या वाकई में ये कोई विकास है क्या? मैं मटेरियलिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में एक प्रथा है, लेकिन क्या यही विकास है? क्या हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करना चाहते हैं? क्या हमारे यहां जो लिटरेसी रेट लगातार बढ़ती चली गई, अब करीब 70-80% के आसपास पहुंच गई है, क्या वाकई में उनमें बौद्धिक विकास हो रहा है? क्या वाकई में वो अपने अच्छे और बुरे का भला समझने लगे हैं? एक के बाद एक स्टडी जारी, पता चला कि कक्षा 10 पास है, 9 पास है, लेकर अगर आप उनसे कहिए कि कक्षा 5 की चीजें उन्होंने कुछ हल कर पा रहे हैं, तो आपको लगेगा शायद नहीं। अभी स्वामी जी ने मुझे बताया और यहां बहुत सारे लोगों ने कहा कि दरअसल भुवनेश्वर अपने आप में एक नॉलेज हब बन गया, एक नॉलेज कैपिटल बन गया है। मेरे मन में सवाल आया कि अगर नॉलेज कैपिटल बन गया है, तब तो उड़ीसा का जबरदस्त तरीके से विकास होना चाहिए। लेकिन जब आप उन कैंपसेस में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? वहां देखते हैं कि उड़ीसा से बाहर के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और फीस बहुत महंगी है। जो आम गरीब लोग हैं उस तक क्या एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस है या एक्सेस नहीं है? लिटरेसी रेट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कक्षा 3 पढ़ने वाले लोग भी 4 पढ़ने वाले लोगों को हम उस श्रेणी में ले आते हैं। लेकिन अगर हम वाकई में डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम वाकई में जीवंत डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो क्या हमारा बौद्धिक विकास इस स्तर पर हो रहा है जहां हम इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से कंपीट कर सकें? हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्यों ग्लोबल इंडेक्सेस में लगातार नीचे चले जा रहे हैं? हमारी दुनिया के 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हमारी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं आता है। आप उड़ीसा के बारे में तो छोड़ ही दीजिए। हम जिन यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस वक्त लोग कहते थे इट्स कैम्ब्रिज ऑफ द ईस्ट, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। आज कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि लगातार जो वहां शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार नीचे चला जा रहा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को कि आज एक ऐसी तस्वीर बनाई जा रही है जैसे कि लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रख के हिंदुस्तान के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है। एक दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक, आज उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो फिर हम किस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? किस निर्माण के बारे में बातचीत कर रहे हैं? क्या वाकई में हम कोई जीवंत निर्माण के बारे में बातचीत कर रहे हैं? हमें 100 यूनिवर्सिटीज नहीं चाहिए, हमें 10 यूनिवर्सिटीज चाहिए, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे कंपीट कर सके, जो ग्लोबली एनलाइटेंड स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर सके। हमारे यहां रोज पीएचडीज होती हैं, क्या उस पीएचडी में एक भी ऐसी चीज निकलनी जिसके आधार पर हमें गर्व है? और तो और दुनिया के अंदर अगर आप देखिए पिछले कम से कम 15-20 सालों का अगर आप इतिहास उठा के देखें, जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, जिन बिलियनर्स की लिस्ट आती है, उसमें से ज्यादातर कौन लोग हैं? ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया है, जिन्होंने कुछ नया इनोवेशन किया है, जिन्होंने नया इन्वेंशन किया है, जिन्होंने दुनिया को काफी हद तक बदलने का काम किया है। यू टेक द एग्जांपल ऑफ मार्क जकरबर्ग, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने फेसबुक दिया आपको, उन्होंने व्हाट्सएप दिया, उन्होंने आपको इंस्टाग्राम दिया। आप उससे सहमत हो या सहमत हो एक अलग चीज है, बट उन्होंने जो वेल्थ का क्रिएशन किया वो दुनिया को एक बिल्कुल नई चीज थी। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, उन्होंने बिल्कुल एक नई चीज आपके सामने दी। जेफ बेजो, आप अमेजन का उनका बिजनेस देख लिया, एक नई चीज थी दुनिया के सामने, जिन्होंने डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरीके से, बिजनेस सिस्टम को पूरी तरीके से डिफाइन करने का काम किया है।
ऑथर स्टीव जॉब्स, ये आईफोन, जिसने पूरी, मुझे लगता है कि पिछले 10, 20, 50 सालों का जो सबसे रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन था वो ये आईफोन था। ये आईफोन अगर आज आपके पास नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे कि आपका हाथ आपके शरीर का एक अंग नहीं है। 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। आज आपको दुनिया का बेस्ट न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको यहां अवेलेबल हो जाएगा। और आप अंधेरे में घूम रहे हैं तो आपके हाथ में ये टॉर्च भी है। फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट जर्नल टू अ टॉर्च, ये यहां प्रोवाइड हो रहा। आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन जर्नल पढ़ना है, आपको अवेलेबल है। योर लाइब्रेरी इज इन योर हैंड। आपको जानना है कि आपके बच्चे कहां हैं, किस स्थिति में, अगर आप उनको ट्रैक करना चाहते हैं तो भी आपके हाथ में है। आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, बिल्कुल अनजान जगह पे हैं, सडनली आप अपने गूगल मैप निकालते हैं। अब तो मैं अपने शहर की गलियां भी भूल गया हूं क्योंकि मुझे भी वहां गूगल मैप से चलने की आदत पड़ गई है। ये आपके हाथ में है। इसलिए एप्पल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंपनीज में से हो गई है। अब बिलियनर्स के लिस्ट में सबसे ऊपर है शायद। अभी एनवीडिया के जो नए हैं, 5 ट्रिलियन की कंपनी है। जस्ट इमेजिन, 5 ट्रिलियन। क्या कर रहे हैं वो आपके रेयर अर्थ की वो चिप बना रहे हैं। हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, टॉप की बिलियनर्स लिस्ट में उनका नाम आता है। बट व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड? व्हाट दे हैव क्रिएटेड विच आई कैन फील प्राउड ऑफ? क्या उन्होंने व्हाट्सएप क्रिएट किया? क्या उन्होंने मोबाइल फोन क्रिएट किया? फॉरगेट इट। क्या उन्होंने एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड क्रिएट किया है जिस पर हमें गर्व हो? आई डोंट नो टेक द नेम, बट हिंदुस्तान के 2 सबसे अमीर लोगों ने क्या चीज क्रिएट किया जिसके पास उनके पास अकूत संपत्ति है? ये जो टॉप लोगों के मैंने नाम बताए कि एनवीडिया एक कंपनी है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी 4.15 ट्रिलियन है। दैट कंपनी अलोन इज अ 5 ट्रिलियन उसका वैल्यूएशन है, क्योंकि वो दुनिया को कुछ नया दे रहे हैं। वो लोग अपने एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। अभी ट्रंप आए, उन्होंने कहा हमें टैलेंट नहीं चाहिए। 8 महीने के अंदर उनको एहसास हो गया कि बिना बाहर के टैलेंट आए आप कुछ नहीं कर सकते हो। हमारे यहां से टैलेंट आ नहीं रहा, जा रहा। हमारे हिंदुस्तान के लोग गूगल की कंपनी चलाते, सुंदर पिचाई गूगल की कंपनी चलाता है, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट चलाता है। हमारे लोग दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के सीएमडीज हैं और हम अपने हिंदुस्तान में सबसे गरीब हैं। ये फर्क क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो नॉलेज सिस्टम है उसमें कुछ फंडामेंटल फ्लॉज है। हम अपने टैलेंट्स की इज्जत नहीं कर रहे। हमने अपनी यूनिवर्सिटीज को पूरी तरीके से तबाह करने का बीड़ा उठा रखा है। यूनिवर्सिटीज बहुत सारी, यूनिवर्सिटीज सिर्फ दीवारों का नाम नहीं, इमारतों का नाम नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह कि इमारतों में हम विश्वविद्यालय को खोज रहे हैं। हमारे जो नेता वो दावा करते हमने 100 आईआईटीज बना दी, हमने 100 एम्स बना दिए। उन एम्स में हो क्या रहा है? ऐसा कौन सा रिसर्च हमारी एम्स में हुआ है? आई एम नॉट हियर टू बिलिटल दीज थिंग्स। अगर दुनिया को विश्व गुरु बनना है, अगर दुनिया को, हिंदुस्तान को लीड करना है, तो आपको फंडामेंटल साइंस के मामले में कुछ फंडामेंटल नई चीजें करनी पड़ेंगी, तब आप कर पाएंगे। हम क्यों नहीं कर पा रहे? शायद मुझे लगता है कि क्योंकि हम बड़े बड़े हाईवेज क्रिएट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें क्रिएट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, बिजली क्रिएट, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्या हम वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम वर्ल्ड क्लास नॉलेज सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम वर्ल्ड क्लास जर्नलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं? आई एम सॉरी टू से, पिछले 10-15 सालों के अंदर हिंदुस्तान का जर्नलिज्म रसातल में चला गया है। और तब मुझे लगता है कि हम जिस इंस्टीट्यूशंस को इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन समझते थे,
कि ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर उनसे तीखे सवाल पूछ सकती है, वो इंस्टीट्यूशंस आज रेंगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा? अमेरिका के अंदर आज भी ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके लोग सवाल पूछते हैं, वो उनको रिडिक्यूल करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, एक अलग तरीके का प्रश्न है। बट वाई वी लॉस्ट द कन्विक्शन एंड करेज टू आस्क क्वेश्चंस? Is it not something wrong with us as a society, as a community, as a journalist? हम सवाल करना क्यों भूल गए? हम डर से क्यों कांपने लगे हैं? हमारे अंदर अपने पैरों पर खड़ा रहने की क्षमता, रीढ़ की हड्डी क्यों गायब होती जा रही? क्या हिंदुस्तान के हुक्मरान इतने पावरफुल हैं? और अगर हैं, अगर हमारी इंस्टीट्यूशंस इतनी कमजोर हो गई तो फिर हम दुनिया में विश्वगुरु नहीं बन सकते। System should work. People should have a moral courage to stand up. यही तो हमारे दर्शन में सिखाया गया है। यही तो गांधी जी कहते थे। अगर गांधी जी ने अंग्रेजों के आतंक के खिलाफ खड़े होकर अगर उन्होंने खड़ा होना नहीं सिखाया होता तो क्या हम आज एक आजाद मुल्क होते? क्या हम स्वतंत्र होते? अगर उनको यह डर होता कि अंग्रेजों की लाठियां उनकी कमर तोड़ सकती हैं तो क्या हम आजाद होते? अगर शहीद भगत सिंह को इस बात का डर होता कि उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा तो क्या हम आजाद होते? भगत सिंह के बारे में मशहूर किस्सा है, 22 साल का नौजवान, कितने पढ़े लिखे थे वो, जस्ट इमेजिन, कितना कन्विक्शन था। शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में उन्होंने देह त्यागा, बट जो दिया वो कितना अनंत है। स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में इस देह को छोड़ के चले गए, लेकिन देश को, दुनिया को एक राह दिखाई उन्होंने, सच को सच कहना सिखाया। हम सच कहना क्यों भूल गए? शायद कोई डर हमारे मन में है। हमें डर लगता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, हमें डर लगता है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। यह डर गांधी जी को नहीं लगा था। और जब शहीद भगत सिंह के पिताजी ने मर्सी पिटीशन की तो शहीद भगत सिंह अपने पिता से नाराज हुए, उनको बहुत तीखी चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा अगर आप मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या करता। यह देश कुर्बानियों का देश रहा है। अगर विकास करना है तो मानव के अंदर का जो जीव है उसका परिष्कार करना होगा। हम उस सभ्यता के वाहक हैं जहां हम कहते हैं सत्यमेव जयते, जहां हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जहां हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया में शायद कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जहां इतना समृद्ध दर्शन है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो स्वामी जी हमारी बात को नकार सकते हैं। हमारे पास वेद है, उपनिषद है, और इन सब से अलग अगर कुछ भी नहीं होता हमारे पास गीता है जो कहती है नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपो न सोष्यति मारुत, जो आत्मा की, जीवन की एक ऐसी परिभाषा देता है जो दुनिया के किसी दर्शन में उपलब्ध ही नहीं है। शंकराचार्य जिस नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं उनसे हजारों साल के बाद जर्मन फिलोसोफर कांट कहते थिंग इन इटसेल्फ। जिस अनुभूति, जिस इंट्यूशन के बारे में शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कही थी, वो बात जब कांट 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में कहते हैं, इंट्यूशन की बात करते हैं, तो हम उनको महान मान लेते हैं और हमको लगता है शंकराचार्य का तो वो चीज नहीं है। जब कोई विदेशी आके हमको समझाने की कोशिश करता है तब हमें लगता है कि अरे वो बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे यहां एक परंपरा है, हम अक्सर विदेशी लोगों को कोट करते हैं, अपने लोगों को कोट नहीं करते। ये जो स्थिति पैदा हो गई है, मुझे लगता है कि इससे उबरने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं। उड़ीसा ने पिछले 20-22 सालों में, 25 सालों में बहुत तरक्की की है। उसका जो स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% के आसपास, 12% के आसपास है।
लिटरेसी रेट 79% के आसपास है, या 79% के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप भुवनेश्वर आते हैं तो आपकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं कि क्या यही भुवनेश्वर था आज से 20-25 साल पहले? इसमें बदलाव हुआ है। बट क्या हम ऐसी यूनिवर्सिटीज क्रिएट कर रहे हैं जहां इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कंपीट करने वाला टैलेंट आ रहा है? क्या हम ऐसा रिसर्च क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा रिसर्च दे रहे हैं जिससे कि दुनिया पूरी तरीके से बदल जाए, जैसा कि मार्क जकरबर्ग ने किया, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने किया, जैसा कि जेफ बेजो ने किया? मैं वेस्टर्न फिलॉसफी का कोई बात समर्थक नहीं हूं, लेकिन उनके अनुशासन का, उनके कन्विक्शन का, उनके सेंस ऑफ हिस्ट्री का मैं कायल हूं। आज भी जब आप दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, जिस तरीके से वो अपनी विरासत को संभाल के आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को लेके। अभी मैं हैरान रह गया जब मैं अटलांटा में था तो वहां कोका कोला की इंडस्ट्री देखी, जिस तरीके से उन्होंने कोका कोला का पूरा इतिहास हमारे सामने रखा, मैं एकदम चकित रह गया। मेम्फिस अगर आप जाइए तो मार्टिन लूथर किंग की जो उन्होंने ब्लैक हिस्ट्री को जिस तरीके से उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की, वो अद्भुत। हमारे पास कितना कुछ है, लेकिन जब आप सड़कों पे निकलते हैं तो वही गंदगी आपको दिखाई पड़ती है, चारों तरफ कूड़ा करकट दिखाई पड़ता है, धूल दिखाई पड़ती है। हिंदुस्तान में 2-4 राज्यों को छोड़ दिए, मैं तो दिल्ली शहर से आता हूं इसलिए मुझे पीड़ा होती है। आप किसी भी रेड लाइट पर खड़े हो जाइए, किसी भी रेड लाइट पर खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी केओटिक सोसाइटी है। कोई रेड लाइट नहीं मानता। 10 में से 8 लोग हेलमेट लगाना पसंद नहीं करते हैं। जाना है ऐसे यूं चलते हैं। अभी मैं पिछले दिनों अजरबैजान में था, माफ करेगा उज्बेकिस्तान में। मुझे लगा कि बहुत गरीब सा देश होगा, इतना साफ शहर था वो, कोई किसी से आगे निकलने की होड़ में नहीं था। रेड लाइट पे सब रुक रहे थे। हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता? हम हजारों साल पुरानी सभ्यता है और हम शायद सबसे क्योटिक हैं। ये जो संकट है, मुझे लगता है कि जब तक इस पे हम गौर नहीं करेंगे तब तक कैसे निर्माण होगा। और हम अच्छा इंसान तो बन ही नहीं सकते अगर हम दूसरों से नफरत करना सीख जाएं, अगर हम धर्मांधता में पड़ जाएं, अगर हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे अपनी नागरिकता को डिफाइन करने लगे, अपने इंसान होने के बोध को डिफाइन करने लगे। कितने गर्व की बात है कि हमारे बीच में कबीर थे, जिन्होंने क्या कहा, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या किसी ने कबीर को गोली मार दी? क्या किसी ने कबीर का सर तन से जुदा कर दिया? और वही कबीरदास कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, किसी ने उनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया, कहीं किसी कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम कबीर को याद करते हैं क्योंकि कबीर धर्मांध नहीं थे। कबीर में यह कहने की हिम्मत थी, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। जब तक हमें सच को सच कहने की आदत नहीं होगी, तब तक हम कितनी भी बड़ी बातें कर लें, ना तो हम विश्वगुरु हो सकते हैं और ना ही हम एक बहुत उदात्त समाज हो सकते, क्योंकि नफरत एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, जो इंसान को इंसान नहीं बनाती। चाहे आप जाति के आधार पर नफरत कर रहे हो, चाहे आप धर्म के आधार पर नफरत कर रहे हो, चाहे अपनी ईर्ष्या की वजह से नफरत कर रहे हो। और जो समाज, जो दर्शन कहता है सत्यमेव जयते, जो समाज यह कहता है वसुधैव कुटुंबकम, जिस समाज ने कबीरदास जैसे लोगों को जन्म दिया, जो पूरी तरीके से निराकार ब्रह्म की बात करते हैं और अंत में कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया हूं। आप सोचिए ये किस तरीके का रिश्ता था उनका उस निराकार परम ब्रह्म से, कि वो मुल्लाओं को भी कहते हैं और वो
उधर पाखंडियों को भी कहते हैं, और अंत में कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया। ये जो आत्मा से परमात्मा का जो रिश्ता है, इसमें सच्चाई के अलावा कुछ नहीं, सत्य। जब तक इस अंतर यात्रा को हम नहीं समझेंगे, तब तक विकास कुछ भी कर लें, वो जड़ विकास ही होगा, जीवंत विकास नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।